तो देखिए, इससे पहली वाली वीडियो में हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में देखा था। आज मैं आपको दोबारा रिपीट करा दूं जिससे आपको अच्छे से याद रह सके। देखिए, बेसिकली कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक उसको कहते हैं जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना, जितने भी वायरस वगैरह पैदा होते हैं वो सभी किसमें आएंगे? प्रोकैरियोटिक में आएंगे। और यूकैरियोटिक में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सब इसमें आएंगे जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। कीड़े मकोड़े, मच्छर, जितनी भी चीजें हम खुली आंखों से देख सकते हैं वो सभी यूकैरियोटिक में आएंगे। हम भी यूकैरियोटिक में आएंगे। प्रोकैरियोटिक में जिनको हम नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा, भैया लेके आओ, लगाओ, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, वो सभी किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक में आएंगे। और यूकैरियोटिक में जो दिखता है नग्न आंखों से वो सभी आएंगे। देखिए, प्रोकैरियोटिक में ज्यादा अंग नहीं पाए जाते, बहुत ही कम अंग पाए जाते हैं, इसलिए इसमें रिप्रोडक्शन धड़ाक से होता है, धड़ धड़ हो धड़, समझ रहे हैं ना? तो देखिए क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में बाहर होगा सीलिया, बाल के समान संरचना, सीलिया होगा बाहर साइड में, सीलिया होगा जो छोटा होगा बाल के समान, बड़ा जो होगा वो होगा प्लेजला। ठीक है, ये क्या करता है? कोशिका को चलने फिरने में मदद करता है, हिलने डुलने में मदद कर देता है जिससे उधर उधर हो सके। तो सीलिया प्लेजला चलने फिरने में मदद कर दिया। अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होगा, इनवेलम, मतलब कि कोई कवर होगा ही नहीं। एक क्या होगा? राइबोसोम, जो क्या करेगा? प्रोकैरियोटिक का विकास कर देगा। और क्लोरोप्लास्ट जो भोजन बना देगा, मतलब कि देखिए, भोजन बनाने का काम किसने कर दिया? क्लोरोप्लास्ट ने। राइबोसोम क्या कर दिया? कोशिका का विकास कर दिया। और न्यूक्लियस उसको कंट्रोल कर लेगा, मतलब कि इसमें कुछ चीज पाई नहीं जा रही, तो इसमें रिप्रोडक्शन के धड़ाधड़ होगा, धनाधन होगा, समझ रहे ना? ये ससुरा में यूकैरियोटिक में कोल्स, रसधानी, दुनिया भर की चीजें सब इसी में तो हैं। तो रिप्रोडक्शन इसमें जल्दी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे होगा, टिम 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 होगा, समझ रहे होंगे ना? तो देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा गुण है जो प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक में होता है? तो प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम होता है जिसको हम देख नहीं सकते, और ये ससुरा में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक 70s राइबोसोम रखा है खुद अपने लिए अलग से। क्यों रखा है? क्योंकि उनको ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, इसलिए अपने पास अलग से 70s राइबोसोम। और डीएनए भी, डीएनए जो यूकैरियोटिक में आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ये ससुरा दोनों अलग से रखे होते हैं। 70s राइबोसोम और डीएनए अलग अलग से रखे रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अब देखिए, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या होता है? हेक्सले ने क्या कहा था? जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। क्यों कहा था? देखिए, कोशिका के अंदर अगर जीव द्रव्य नहीं होता तो इतने सारे अंग पाए जा रहे हैं, मान लीजिए प्रोकैरियोटिक में तो कम है, लेकिन यूकैरियोटिक में इतने सारे अंग पाए जा रहे हैं, इधर उधर धचकते पचकते तो फूट नहीं जाते? फूट जाते। इसलिए जीव द्रव्य का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस प्लाज्म और कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म, दोनों को मिलाकर क्या होता है? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, जीवन का भौतिक आधार। किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था। अब देखिए क्या होता है, हमारी ये यूकैरियोटिक में प्लांट सेल और पादप सेल में बहुत अंतर है, कई अंतर है, ऐसे करेंगे तो बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन मेनली मोटे तौर पर देखा जाए तो प्लांट और एनिमल सेल में दो याद रखिएगा बस। देखिए, जो एनिमल सेल होती है उसके जितने भी अंग हैं उसके अंदर एनिमल सेल में, वो सभी प्लांट सेल में पाए जाएंगे। बस प्लांट सेल में दो चीजें याद रख लेना, बाहर होगा सेल वॉल और अंदर प्लास्टिड। बस प्लांट और एनिमल सेल में यही अंतर होता है। लेकिन हमारी प्रोकैरियोटिक भी प्लांट सेल की तरह होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्लांट सेल के बाहर भी सेल वॉल है और प्रोकैरियोटिक के बाहर भी सेल वॉल पाया जाता है। कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाई जाएंगी, लेकिन प्रोकैरियोटिक हमारी यूकैरियोटिक की पादप कोशिका के समान होती है, क्योंकि इसके बाहर भी सेल वॉल पाया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका की खोज की थी लीवन हॉक। उसके बाद कौन आया? रॉबर्ट ब्राउन। ओ देखा, कोशिका के अंदर कुछ तो है, कोशिका के अंदर कुछ तो है, देखा, अच्छा न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद भी मामला रुका नहीं, कौन आया? बाल्डेयर। न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो भरा है, इसको पकड़ कर खींच दिया, अच्छा ये तो क्रोमोसोम, ठीक ठीक ठीक, ओके। कितना जोड़ा में? 23 और संख्या में 46, ठीक ठीक। यहां भी मामला रुका नहीं, कार्लसबर्ग आया, देखा, ओ माय गॉड, देख, खींचने की कोशिश की उसको, किसको? क्रोमोसोम को, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक आया और खींच दिया इसको, मॉडल दे दिया, मॉडल बना दिया, ओ ऐसा। उसके बाद हरिगोविंद इसको प्रयोगशाला में ले गए। उसके बाद भी मामला रोका नहीं, जॉनसन आया,
डीएनए को छितरा दिया, इसको कहा गया जीन। अच्छा, इसी के पास हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। हाँ, अब इसके अंदर भी देखे गया, जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड भरा है। ओहो हो, मतलब कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, डीएनए के बाद जीन, जीएन के बाद न्यूक्लियोटाइड, या किसी को इसको फैलाएंगे तो एक ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बात फैलाएंगे न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड बना है जीन, जीन बना है डीएनए, डीएनए बना है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम भरा है किसमें, न्यूक्लियस में। अब देखते हैं हम क्या, डीएनए और आरएनए। तो देखिए, मानव का शरीर कई कोशिकाओं से निर्मित है, मतलब कि कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक कोशिका में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। इन्हीं अंगों में एक अंग होता है न्यूक्लियस। देखिए, मानव का शरीर ऐसी कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और उन सभी कोशिकाओं में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जिनमें एक मुख्य अंग होता है जो कोशिका को कंट्रोल करके रखता है, न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं। जब हम इसको बाहर निकालते हैं, मतलब फैलाते हैं, तो इसके अंदर मिलता है हमें क्या, न्यूक्लिक एसिड। क्या, न्यूक्लिक एसिड। जब हम इस न्यूक्लिक एसिड या केंद्रिका अम्ल को छितरा देते हैं, फैला देते हैं, तो इसके दो हिस्से में निकलते हैं, दो हिस्से बनते हैं, डीएनए और आरएनए। देखिए, डीएनए क्या होता है, डबल बॉन्ड में होता है, चेन रिएक्शन की तरह होता है, डबल बॉन्ड में, और आरएनए सिंगल बॉन्ड में होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। देखिए, मतलब कि मानव की शरीर की जो कोशिका है, उन सभी कोशिकाओं के अंदर अपना अपना न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही भरा होगा क्या, न्यूक्लिक एसिड। जब न्यूक्लिक एसिड को हम फैलाएंगे तो दो भागों में बट जाएगा, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है, डबल बॉन्ड, मतलब चेन रिएक्शन की तरह होता है, और आरएनए क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, मतलब चेन रिएक्शन की तरह नहीं होता, सिंगल होता है। तो अब देखते हैं हम डीएनए के बारे में, ठीक है। तो देखिए, हमारा डीएनए बना हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली किसको कहते हैं, पॉली उसको कहते हैं जिसके अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब कि आपने देखा होगा पॉलीटेक्निक या पॉलीथीन, मतलब कि वो पूरा सिस्टम होता है, उसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, उसको कहते हैं पॉली। अब देखिए, डीएनए हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है। जब हम इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को फैलाएंगे तो इसके दो भाग बनेंगे, एक बनेगा न्यूक्लियोटाइड, एक बनेगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारा यही एंड हो जाएगा, क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को और फैलाएंगे तो इसके भी दो भाग बनेंगे, एक बनेगा शुगर और एक बनेगा नाइट्रोजन बेस। देखिए, शुगर क्या होता है, शुगर उसको कहते हैं चीनी या शक्कर या मीठा, किसी भी मीठी चीज को कहते हैं शुगर। लैक्टोज, फ्रक्टोज, ये सभी क्या है, एक प्रकार का शुगर है। तो देखिए, हमारे डीएनए के आगे जो डी लगा हुआ है वो किसको बताता है, शुगर को बताता है, मतलब डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और हमारा जो आरएनए के आगे आर लगा हुआ है वो खाली राइबोस को बताता है, मतलब वो भी एक प्रकार का शुगर है और ये भी एक प्रकार का शुगर है। मतलब कि डीएनए के आगे डी, आरएनए के आगे आर, ये क्या है, एक शुगर है। और वो एनए क्या होता है, एनए न्यूक्लिक एसिड है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि डीएनए का मुख्य भाग या मुख्य हिस्सा कौन सा होता है, तो वो नाइट्रोजन बेस होता है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस के अंदर ही फ्यूरिन और पायरिमिन पाया जाता है। अब फ्यूरिन क्या होता है, एडेनिन गुआनिन। पायरिडिमिन क्या होता है, थाइमिन साइटोसिन। मतलब कि एटीजीसी, एटी के बीच में कितना डबल बॉन्ड पाया जाएगा और जीसी के बीच में क्या पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब देखिए, जब हम इस थाइमिन को, मतलब ये हमारा एडेनिन है, ये थाइमिन है, ये गुआनिन है, ये साइटोसिन है, ये हमारा डीएनए का है। जब हम थाइमिन की जगह यूरेसिल लगा देंगे, मतलब कि यूरेसिल लगा देंगे तो वही हमारा हो जाएगा आरएनए। मतलब कि आरएनए और डीएनए में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। हम आरएनए से आराम से डीएनए बना सकते हैं और डीएनए से आराम से आरएनए बना सकते हैं, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। तो देखिए, हमारे डीएनए का मेन मुख्य काम है हमारी शरीर की या किसी भी चीज की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने पास रखना। मतलब कि न्यूक्लिक हमारा कोशिका का न्यूक्लिक केंद्रक इसको आदेश देता है, इसके पास होती है सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यही बताता है कि कितनी चीजों का निर्माण होना है। अब डिसाइड तो कर देगा न्यूक्लिक एसिड, अब इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है, तो ये बताता है 2 पैर बनाना है, दो हाथ बनाना है, 2 आंख बनाना है। तो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है, न्यूक्लियस डिसाइड कर देता है इतनी चीजें बननी है।
और इंफॉर्मेशन इसी के पास होती है। अब डीएनए का काम तो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, लेकिन आरएनए का भी तो कुछ काम होना चाहिए ना। तो हमारे आरएनए का काम क्या होता है, देखिए राइबोसोम करता है प्रोटीन का निर्माण, लेकिन उस प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में हमारा आरएनए ही उसकी मदद करता है। देखिए कैसे, देखिए कैसे हमको एक प्रोटीन के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है। 10 तो हमको हमारी बॉडी से प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में पहले से ही अवेलेबल रहते हैं, लेकिन 10 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमको भोजन से ही प्राप्त होते हैं। तो देखिए 10 प्लस 10 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है। 10 हमको हमारी बॉडी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हमको 10 हमारे भोजन से ही प्राप्त होंगे, इसलिए हमको अच्छा भोजन करना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन को तोड़ मरोड़ कर निचोड़ कर हमारी छोटी आंत उसको पचा धचा देती है, लेकिन जो पानी वानी बचता है उस पानी वानी को हमारी बड़ी आंत सोख लेती है। अब जो बच गया वो हमारी कोशिकाओं के इधर उधर से घूम रहा है। अब हमारा आरएनए 3 टाइप का होता है, मतलब 3 भागों में बटा होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो हमारा एमआरएनए क्या करता है, जो बचा हुआ घूम रहा है कोशिकाओं के आसपास से, उसमें से देखेगा हाँ आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है। आवश्यक अमीनो एसिड किसको बोलते हैं, जो हमको भोजन से प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं आवश्यक, और अनावश्यक क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में पहले से अवेलेबल रहते हैं। तो मतलब जो 10 अमीनो एसिड जो तोड़ मड़ोड़ कर पचा धचा कर जो पानी घूम रहा था, छोटी आंत ने तो उसको तोड़ मड़ोड़ कर पचा दिया था, पानी मानी को सोख लिया था किसने, बड़ी आंत को, लेकिन फिर भी उसके बाद में जो बचता है वो तैर रहा होता है, हमारी कोशिकाओं के आसपास से गुजर रहा होता है। तो एमआरएनए क्या करता है, उसकी पहचान कर देता है, पहचान कर पकड़ लेता है, आओ 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 पकड़ लेता। अब ये क्या करेगा, टीआरएनए को दे देगा। टीआरएनए क्या करेगा, उसका परिवहन कर देगा, लेकिन परिवहन करने से पहले टीआरएनए देखेगा हाँ राइबोसोम खाली है, नहीं है खाली, तो ये क्या करेगा, पहले इसको देगा आरएनए को। अब आरएनए देखेगा राइबोसोम फ्री है, हाँ फ्री है, तो आरएनए क्या करेगा, राइबोसोम को दे देगा। अब राइबोसोम क्या कर देगा, प्रोटीन का निर्माण कर देगा। तो देखा आपने प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि एक प्रोटीन निर्माण के लिए हमको 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है, और 20 अमीनो एसिड कहां से प्राप्त होते हैं, 10 तो हमको आवश्यक होते हैं, किससे, भोजन से प्राप्त करना, इसलिए अच्छा खाना खाना चाहिए। 10 तो हमारी बॉडी में रहते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके यहाँ पर एक थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। उनकी माँ बचपन में उनको पकड़ पकड़ के बुलाती, बाबू खाना खा ले, नहीं खाते, क्योंकि उनकी जो थाइमस ग्रंथि है वो इन आवश्यक प्रोटीन का जो हम भोजन से प्राप्त कर रहे हैं उनकी थाइमस ग्रंथि ऑलरेडी उनमें बना देती है, इसलिए वो बचपन में देखिए भोजन नहीं करते, बुला बुला खिलाना पड़ता है। मतलब कि देखा होगा आपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो देखिए क्या होता है, एमआरएनए उसमें से पहचान कर ली आवश्यक अमीनो एसिड की, टीआरएनए को पकड़ कर दे दिया, टीआरएनए क्या करेगा, आरएनए को देगा डायरेक्टली। अब आरएनए देखेगा हाँ राइबोसोम फ्री है, तो राइबोसोम को देगा, राइबोसोम क्या कर देगा, प्रोटीन का निर्माण कर देगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। तो अब देखिए आपको डीएनए और आरएनए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए जब पायरिडमीन का थाइमिन हटाकर यूरेसिल लगा देते हैं तो वही हमारा आरएनए बन जाता है, और दोबारा डीएनए बनाना हो तो यूरेसिल की जगह थाइमिन को जोड़ दी तो वो हमारा डीएनए बन जाएगा। मतलब कि डीएनए और आरएनए में अंतर नहीं होता। देखिए अब डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब हम आरएनए बनाते हैं उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब दोबारा आरएनए से डीएनए बनाया जाता है तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जब डीएनए से डीएनए बनाते हैं उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। देखिए डीएनए से आरएनए बनाएंगे उसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और जब दोबारा आरएनए से हम डीएनए बनाते हैं उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जब डीएनए से डीएनए बनाया जाता है तो उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। और जब आप डीएनए के सारे बॉन्ड तोड़ देते हैं तो वो बन जाता है प्रोटीन, और प्रोटीन को दोबारा डीएनए में बदला नहीं जा सकता, मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये बन जाता है प्रोटीन। इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो देखिए
हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक में और बैक्टीरिया वायरस आते हैं प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक वालों के पास क्या होता है, आरएनए। तो जरूरी क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि देखिए हमारे पास डीएनए को डिटेक्ट करने की मशीन है, ना कि आरएनए को डिटेक्ट करने की मशीन है। और जबकि फैलाती बीमारियां कौन है, आरएनए वाले, मतलब प्रोकैरियोटिक वाले बैक्टीरिया वायरस। तो जरूरी है हमें आरएनए को डीएनए में बदलना, तभी तो हम बीमारियों को डिटेक्ट कर पाएंगे। आ गया होगा, इसलिए लाया गया आरटीपीसीआर। देखिए ये क्या करता है, पहले वायरस के आरएनए को डीएनए में चेंज करेगा और उसको फिर उससे हम डिटेक्ट कर लेंगे आराम से। हमारे पास मशीन है डीएनए को मतलब डिटेक्ट करने की। समझ में आ गया होगा। तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो आपको समझ में आ हो गया, डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, और आरएनए से जब हम उसके प्रोटीन बॉन्ड वगैरह तोड़ देते हैं डीएनए आरएनए के, तो वो बन जाता है प्रोटीन। फिर वो वापस नहीं आ सकता, मतलब यहाँ से एरो का निशान दिख रहा होगा कि ये वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये आपको वापस दिख रहा होगा वापस आ सकता है। तो आपको ये समझ